हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDAE 182 के वीडियो सेशन में। आज के इस BHDAE 182 के वीडियो सेशन में हम लोग चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो सेशन होगा छोटा सा वीडियो सेशन होगा और इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की विशेषताएं क्या क्या हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की विशेषताएं क्या क्या हैं, और फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण की विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 5, इस चैप्टर का 2 वीडियो सेशन आएगा एनालिसिस का। हम लोग 2 वीडियो सेशन में पूरे के पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और दोस्तों, जैसे ही ये वाला चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा तो इस चैप्टर के समाप्त होने के साथ ही हम लोगों का BHDAE 182 पुस्तक का ब्लॉक 1 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग BHDAE 182 पुस्तक के ही ब्लॉक 2 का अध्ययन करेंगे। और ब्लॉक 2 का जो अध्ययन है ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं दोस्तों, सीधे सीधे चलते हैं, चैप्टर 5 का डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर 5 का डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर का जो हेडिंग है इसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। मतलब हेडिंग से ही हम सबों को ये समझ जाना चाहिए कि हम लोग इस अध्याय में वर्णों के उच्चारण संबंधी बातों की चर्चा करेंगे कि वर्णों के उच्चारण में किन किन स्वर तंत्रियों की आवश्यकता होती है और मुंह के किस भाग से किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो अब चलिए नीचे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि वीडियो डिस्कशन का पहला टॉपिक कौन सा है। सबसे पहला है दोस्तों उद्देश्य। तो उद्देश्य की चर्चा तो मैंने आप लोगों से पहले ही कर ली कि आखिर हमें इस चैप्टर का अध्ययन क्यों करना है। ये सभी बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। उसके बाद है प्रस्तावना। तो दोस्तों, प्रस्तावना में ज्यादा कुछ जानने लायक है नहीं। संक्षेप में मैं आप लोगों को प्रस्तावना में भी बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि ध्वनि जो है ये भाषा का मूल आधार है। दोस्तों, सच बात है कि ध्वनि भाषा का मूल आधार है और ध्वनि को भाषा की मूल और सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और दोस्तों, इसी ध्वनि का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। और इसी वजह से इसी ध्वनि को कभी कदार वर्ण की संज्ञा भी दी जाती है और इसी वर्ण को हम लोग कभी कभी अक्षर की संज्ञा भी दे देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीजें समझे होंगे। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कि पहला टॉपिक कौन सा है जिसका डिस्कशन अभी हम लोगों को करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों वर्ण की परिभाषा क्या है। तो इस टॉपिक में हम लोग वर्ण की परिभाषा को भी देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि वर्ण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ण की परिभाषा के बारे में बतला देता हूं। तो अगर हम लोग साधारणतया अथवा साधारण तौर पे, सामान्य तौर पे वर्ण को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके खंड अथवा टुकड़े बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं। अगर हम लोग पुस्तक के हिसाब से इसी वर्ण को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं वर्ण मनुष्य के मुख द्वारा अभिव्यक्त ध्वनि की सबसे छोटी और अर्थभेदक इकाई का व्यवस्थित एवं लिपिबद्ध स्वरूप है। तो दोस्तों, अब हम लोग वर्ण की इतनी सारी परिभाषाओं के आधार पर वर्ण की विशेषताओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ण की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इस वर्ण को दोबारा से खंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंडन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और ये जो वर्ण है दोस्तों, यही भाषा में अर्थभेदकता के आधार होते हैं और इन वर्णों का संबंध लिखने से होता है और इन्हीं वर्णों को लिखने से भाषा में व्यवस्था का निर्माण होता है। भाषा में जो भिन्नताएं होती है उनको एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग अब वर्ण की विशेषताओं को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मूल रूप से हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला जिसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं एवं दूसरा जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण की संज्ञा देते हैं। आगे हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं और वो चीज है वर्णमाला की। आखिर वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वास्तव में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला की संज्ञा देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं क वर्ग। मैं यहाँ पर क वर्ग लिख देता हूं। ये रहा क, ये रहा ख, ये रहा ग,
ये रहा घ और ये रहा अंग। इसी प्रकार चवर्ग भी होता है जिसमें चौ छौ जो झो यो आते हैं। चौ छौ के बाद ये झो और ये यो। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह बन चुका है। क ख ग घ अंग चौ छौ जो झ यो। तो इसी प्रकार के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला की संज्ञा देते हैं। अब आपके पुस्तक में वर्णमाला की परिभाषा कुछ इस प्रकार से की गई है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं यहाँ क लिखूं, यहाँ पे ग लिखूं, यहाँ पे चौ लिखूं, यहाँ पर जौ लिखूं, तो क्या दोस्तों ये वर्णों की एक निश्चित क्रमबद्ध समूह होगी? तो आप लोगों का उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल ये निश्चित क्रमबद्ध समूह नहीं है वर्णों का। इसीलिए हम लोग वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला की संज्ञा दे सकते हैं, न कि वर्णों के बिना क्रम के समूह को वर्णमाला की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस पुस्तक से मैं इस पुस्तक के इस लाइन से थोड़ा असहमत हूँ कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वास्तव में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला की संज्ञा हम लोग देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वर्णों की परिभाषा, वर्णों की विशेषताएं और वर्णमाला किसे कहते हैं ये सभी चीजें समझ गए होंगे। अब चलिए नीचे देख लेते हैं स्वर वर्ण कौन से हैं और व्यंजन वर्ण कौन से हैं। दोस्तों इस रेक्टेंगल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूहों को रखा गया है और इन्हीं वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है और इनमें से 11 वर्ण स्वर वर्ण है, बाकी बचे 33 वर्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होता है जिसे हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या रूढ़ व्यंजन भी कहते हैं। और दोस्तों मुख्य व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन भी होता है और उष्म व्यंजन भी होता है जिसकी संख्या 4-4 होती है। अब यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है इसमें आप लोग यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये स्वर वर्ण का है और इसके स्वर वर्ण के जो नीचे वाला भाग है ये व्यंजन वर्ण को दर्शा रहा है। और इसमें आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ड़ और ढ को अलग रखा गया है। यही ड़ और ढ अतिरिक्त व्यंजन रूढ़ व्यंजन अथवा द्विगुण व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग स्वर और व्यंजन को इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कि नीचे कौन से टॉपिक का डिस्कशन हम लोगों को करना है। अब हमारे डिस्कशन का टॉपिक है दोस्तों स्वर वर्णों की विशेषताएं। दोस्तों स्वर वर्णों की विशेषताओं के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को स्वर वर्ण की परिभाषा से अवगत करा देता हूँ। तो स्वर वर्ण हम लोग उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर अथवा व्यंजन की सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती है, या फिर स्वर वर्ण हम उन वर्णों को भी कह सकते हैं जिनके उच्चारण में मुख वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। अब हम लोग इन 2 परिभाषा के आधार पर स्वर वर्ण की विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो स्वर वर्ण की सबसे पहली विशेषता है दोस्तों कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है और स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती है और स्वर वर्ण का उच्चारण काफी देर तक किया जा सकता है, जैसे कि ओ, आ, हर्षई। तो इन सभी उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि स्वर वर्णों का उच्चारण काफी देर तक किया जा सकता है। अब दोस्तों स्वर वर्णों के उच्चारण में ध्वनि जो है पूरे मुख विवर में गूंजती रहती है, अर्थात स्वर वर्णों के उच्चारण के समय मुंह के अंदर काफी कंपन होता रहता है। और दोस्तों व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे अच्छे से स्वर और व्यंजन वर्णों की स्वर वर्णों की विशेषताओं को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों व्यंजन वर्णों की विशेषताओं के बारे में। तो व्यंजन वर्ण की विशेषताओं के बारे में बतलाने से पहले मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण की परिभाषा बतला देता हूं। तो व्यंजन वर्ण हम लोग उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता अनिवार्य रूप से ली जाती है, या फिर व्यंजन वर्ण हम उन वर्णों को भी कह सकते हैं जिनके उच्चारण में वायु रुक रुक कर या घर्षण के साथ या फिर रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है।
अब व्यंजन वर्ण की विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और ये स्वयं उच्चारित कभी नहीं हो सकते हैं। इनका उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता रहता है। अर्थात व्यंजन का जब उच्चारण होता है तो मुंह के अंदर जो वायु होती है इसमें अवरोध पैदा होता रहता है। और दोस्तों, इसी वायु मार्ग में अवरोध की वजह से व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के नाम से जानते हैं। और अल्प प्राण और महाप्राण की चर्चा मैंने आप लोगों से पहले ही कर ली है। और दोस्तों, व्यंजन के उच्चारण में जो अवरोध उत्पन्न होता है, ये सभी अवरोध उच्चारण अवयव की स्थिति पर निर्भर करता है और व्यंजन के उच्चारण में वायु जो है कभी भी निर्बाध मतलब बिना रुकावट के मुंह से बाहर नहीं निकलती है। थोड़ा न थोड़ा तो रुकावट जरूर होता ही होता है मुंह के अंदर वायु के निकलने में। दोस्तों, व्यंजन का उच्चारण मुंह के किसी विशेष भाग से अथवा एक निश्चित भाग से होता है और व्यंजन जो है स्वरों की तरह पूरे मुख में मतलब पूरे मुख विवर में नहीं गूंजते रहते हैं। दोस्तों, स्वर की सहायता से उच्चारित होने की वजह से व्यंजन का उच्चारण काफी देर तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यंजन मूल रूप से दो भागों में बटा होता है। व्यंजन का पहला भाग खुद के व्यंजन का होता है, जबकि दूसरा भाग स्वर का होता है। जैसे कि हम लोग क लिखते हैं तो इसमें क हलंत जोड़ अ छिपा होता है, तो पहला जो क हलंत जो वाला जो भाग है ये व्यंजन का होता है, जबकि दूसरा भाग अ जो है ये स्वर का होता है। इसीलिए जब भी हम लोग क बोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें पहला जो व्यंजन का भाग होता है ये तुरंत ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद अ वाला भाग चलता रहता है। जैसे कि क, ख, तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि अ का उच्चारण ज्यादा देर तक हो रहा है। जैसे कि खये, खे, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग ए का उच्चारण यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि व्यंजन के उच्चारण के तुरंत बाद स्वर का उच्चारण स्वयं ही होने लगता है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या डिस्कस हम लोगों को करना है। दोस्तों, ये रहा व्यंजन वर्णों का चार्ट। इस चार्ट को आप लोग अच्छे से समझ लें। इस चार्ट में जितने भी वर्ण दिखाए गए हैं सभी वर्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है दोस्तों ध्वनि उत्पत्ति के स्थान। इस टॉपिक में ये जानेंगे कि आखिर मुंह के किस किस भाग से किस ध्वनि का उच्चारण होता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसका डिस्कशन मैं अभी आप लोगों से बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके डिस्कशन में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस टॉपिक को कल डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी अथवा त्रुटि आप लोगों को नजर आती है इस वीडियो सेशन में, तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस कमी को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दे, ताकि इन फ्यूचर में अपने द्वारा की गई गलती को न दोहराऊं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। टिल देन, गुड बाय।